नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, वर्तमान समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर से एक बहुत बड़ा भाग आ रहा है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं। दोस्तों इस समय तो हमें चर्चा करनी चाहिए 2021 की जनगणना के बारे में, लेकिन 2021 की जनगणना पिछले वर्ष कोविड के कारण नहीं हुई है, जिसके कारण हम 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। 2011 जनगणना महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि जनगणना से हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए पहले 2011 पढ़ लेते हैं, फिर 2021 जैसे आपकी डिजिटल जनगणना मैंने बताया था इस बार हो रही है, तो डिजिटल जनगणना के भी जो आंकड़े आएंगे उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले चर्चा करते हैं कि जनगणना की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से जनगणना भारत में प्रोसेस आया, किस तरीके से सारी चीजें आज हम देख रहे हैं। देखिए होता है क्या दोस्तों, किसी भी चीज का आकलन गणना कहलाता है। अब लोगों के आकलन के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जनगणना कहलाता है। तो जन धन गणना यानी लोगों का जो आकलन है या लोगों की जो गिनती है उसे हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। तो चलिए जनगणना की शुरुआत के बारे में बात करें तो जनगणना शुरुआत आज से नहीं हुई है। जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तब से जनगणना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बात करें भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई, तो 1872 1872। उस समय आप सभी को पता है हम ब्रिटेन के अधीन थे, यानी अंग्रेजों के अधीन शासन हमारा चल रहा था। तो उस समय पहली बार जो जनगणना कराई गई थी किसे, ब्रिटिश के समय में कराई गई थी। तो वो किसने कराया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। उस समय दोस्तों बात करें तो लॉर्ड मेयो ने भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 1872 में। उस समय जनगणना किसने कराई या जनगणना आयुक्त कौन था या जनगणना किसके देखरेख में हुई, तो ये सारे ही प्रश्न आपके लॉर्ड मेयो पर जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों, फिर जनगणना के एक प्रोसेस निकाला गया कि भारत में जनगणना जो एक दशक के दौरान यानी 10 वर्षों में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जनगणना जो हमारा आई वो जनगणना का आपका हुआ विधि रूप से या संपूर्ण भारत की जनगणना का नाम दिया गया, वो 1881 1881 में हुई। उस समय आपके लॉर्ड रिपन हो चुके थे। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना होगा आपको। 1881 की जनगणना किसने कराई, तो लॉर्ड रिपन ने कराई। 1872 की किसने कराई, तो लॉर्ड मेयो ने कराई। अब इतने ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद आ जाता है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। पिछली जनगणना के बारे में हम दोस्तों बात करें तो पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई थी। तो 2011 अगर हम 1872 के अनुसार बात करते हैं तो 15वीं नंबर की जनगणना थी। या तो वहां पे सन करके पूछेगा या तो फिर दोस्तों नंबर करके पूछता है। तो या 15वीं जनगणना पूछे या 1872 के अनुसार या 2011, वटेवर कोई अंतर नहीं पड़ता, सब कंडीशन में आंसर हमारा एक ही होगा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कि उसके जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए थे। उन्होंने अपने आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत की कितनी जनसंख्या बताई। तो दोस्तों हम बात करें 2011 के अनुसार तो भारत की जो जनगणना थी वो 15वीं नंबर की जनगणना थी, जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे सी चंद्रमौली जी बनाए गए थे, जिन्होंने अपने आंकड़े 1 मार्च 2011 को प्रस्तुत किए। और 1 मार्च 2011 को जब इन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए तो उस आंकड़े में भारत का लमसम जनसंख्या जो थी वो आपकी थी 1210569,573। दोस्तों इस तरीके बात करें हम तो 1,21,05,69,573। तो इतना दोस्तों आपको याद नहीं रखना है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मत याद करिए। इसका जो क्वेश्चन का पेपर आता है कुछ इस तरीके से ऑप्शंस बनते हैं। ऑप्शंस आपके कुछ बनेंगे, या तो 121 करोड़ का ऑप्शन देता है, या तो दोस्तों आपको उसी को 0.1 बना देता है, 1.1 अरब का ऑप्शन बना देता है, या फिर लाखों में अगर बनाता तो 12105 लाख ऑप्शन बनाता है। तो आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे ये है कि देख रहे होंगे कि हर विकल्प में हर ऑप्शन में आपका 1 to 1 यानी 121 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 121 का जो भी ऑप्शन होगा वो एक ही ऑप्शन होगा, चाहे वो अरबों के डिजिट में हो, चाहे करोड़ों के डिजिट में हो, चाहे वो लाखों के डिजिट में हो। तो हमें याद क्या रखना है कि 2011 के अनुसार लगभग भारत की कुल आबादी कितनी है, तो 121 करोड़ आपकी भारत की कुल आबादी है। अब दोस्तों जब हमने पूरी आबादी के बारे में बात कर ली तो उसमें पुरुष और महिला दोनों आते हैं। तो महिलाओं की आबादी को देखते हैं और पुरुषों की आबादी देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहा। जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है, यानी प्राथमिकता यहाँ पुरुषों की ज्यादा हमेशा से दी गई, तो जनसंख्या में भी पुरुषों का परसेंटेज ज्यादा है। तो हम बात करते हैं 2011 के अनुसार तो पुरुषों की कुल आबादी आपकी 62.31 करोड़ थी और महिलाओं की कुल आबादी जो थी 58.74 करोड़ थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कुछ आंकड़े जब तुलना करना होता तो हमें पिछले भी देखने होते हैं
कि 2011 जनगणना के अनुसार फिर पिछले तुलना जब करेंगे तो 2001 की जनगणना का हमें आंकड़े पता होना चाहिए, क्योंकि 10 की वृद्धि दर क्या हुई है हमारी, घटी है कि बढ़ी है, कितना बढ़ा है कितना घटा है। जैसे 2011 जनगणना जब हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 21 की कंप्लीट होगी तो फिर हम देखेंगे 2011 से लेकर 2021 के बीच में कितना घटा है, क्या बढ़ा है, क्या परसेंटेज बढ़ा है, क्या रेशियो बढ़ा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो जबकि 2001 में अगर हम बात करते हैं तो हमारी टोटल अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें 102873743 तो दोस्तों शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि कभी कभी आंकड़े ऐसे पूछे जाते हैं, बट हम जो कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं वहां पे आंकड़े केवल 3 डिजिट तक का, इसको हम सिंपल भाषा में बोले दोस्तों तो 102 करोड़ हम कह सकते हैं। यानी 2011 के बारे में हम बात करें तो पॉपुलेशन कितनी हमारी 121 करोड़, जबकि 2001 में कितनी थी तो 102 करोड़ थी। अब यहाँ पे तुलना कर लेते हैं 10 की वृद्धि दर, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में क्या हुआ, जो 10 की वृद्धि दर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। 17.70% यानी 17.7% की वृद्धि दर से 10 वर्षों में भारत की पॉपुलेशन बढ़ी कितनी दोस्तों, तो भारत की पॉपुलेशन बढ़ गई आपकी 18.19 करोड़, यानी 18.19 करोड़ लोग 10 साल में भारत में बढ़ गए, जिसे हम बोलते हैं 10 की वृद्धि दर। परसेंटेज अगर दोस्तों पूछता है तो 17.7% है, और अगर संख्या में पूछता है तो 18.19 करोड़ लोग हैं। अब दोस्तों जब इसके बारे में बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या से तुलना करना होगा, डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों अगर हम विश्व की जनसंख्या की तुलना के बारे में बात करते हैं तो भारत की वर्तमान यानी जो पिछली जनगणना 2011 रही उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत का हम 17.5% है, 17.50% जो इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने इसको भी लिखा है देखिए, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.50% यानी 17.5% है। यहाँ बहुत अंतर देखिएगा, विकल्प दोनों में ही माइनर डिफरेंसेस देता है। जब आपको 10 की वृद्धि दर पूछेगा तो 17.7 लगाते हैं, जब विश्व के अनुसार पूछा जाता है तुलना की जाती है तब आप 17.5 लगाते हैं, यानी 17.5% लगाते हैं। इस तरीके हम दोस्तों बात करते हैं तो जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति हमारी विश्व में द्वितीय स्थान पर आती है, जबकि प्रथम स्थान आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, चाइना 130 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर 2011 आंकड़ों के अनुसार वो प्रथम स्थान पर, जनसंख्या में बात करें तो हम चाइना प्रथम स्थान पर यानी चीन, और अगर द्वितीय स्थान हम जनसंख्या के बारे में बात करते तो वो हमारे भारत के स्थान है। भारत के पास कितनी जनसंख्या, तो 121 करोड़ पॉपुलेशन भारत के पास है, जो 2011 आंकड़ों के अनुसार आए। 2021 आंकड़े जब भी आएंगे तब देखा जाएगा उसमें क्या चेंजमेंट्स हुए, क्या परिवर्तन, तो यही चीजें मैंने बात में लिख भी रखा है दोस्तों। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल आबादी लगभग कितनी है, तो वो दोस्तों हो जाती है 7.4 अरब आबादी लगभग हो जाती है पूरे विश्व की। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, निकाल सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं कि 17.5% 121 करोड़ के बराबर है तो 1% फिर 100% कर सकते हैं तो हमें पूरे विश्व की आबादी मिल जाएगी। जो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि 2011 के अनुसार पूरे विश्व की आबादी पूछी जाती है तो 7.4% आपकी आबादी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अभी मैंने बताया आपको चीन है सर्वाधिक जनसंख्या वाले। यहाँ पे हम बात करें तो 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी 2011 आंकड़ों के अनुसार। तो दोस्तों मैं बार बार कहूंगा जो भी हम आंकड़े यहाँ देखेंगे सभी 2011 के अनुसार ही आंकड़े देखेंगे, क्योंकि 2021 के आंकड़े अभी हमारे पास नहीं आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का जनसंख्या के अनुसार बात करें तो द्वितीय स्थान पर दोस्तों आता है, सेकंड स्थिति इसकी रहती है। अब नई आंकड़े के अनुसार इसका क्या पोजीशन रहेगी क्या नहीं इसको बाद में देखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि क्योंकि भारत आपको पता है कि दो तरीके से रहते हैं लोग, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, कुछ लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो उसको देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या है और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कानगो लेखपाल के पेपरों में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर जो भर्तियां आने वाली है उनमें भी अगर जनसंख्या से क्वेश्चन बनेगा तो ये इन्हीं पॉइंटों से मिलेगा। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या जो हमारी है 37.7 करोड़ यानी 37.7
7 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है। परसेंटेज में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो हमारे पास शहरी जो पॉपुलेशन है वो उसका परसेंटेज 31.16% है। ध्यान दीजिएगा ये संख्या में है और ये प्रतिशत में है। प्रतिशत में चीजें 100 से तुलना की जाती है और संख्या में टोटल से तुलना की जाती है। ध्यान दीजिएगा जो आपका 121 करोड़ है उनमें से हम संख्या की बात करते हैं तो आपका हो जाता है 37.7 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं और 83.3 करोड़ लोग जो है 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इसके बाद परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आज भी हमारे 68.84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, या तो परसेंटेज पूछेगा या तो फिर संख्या पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वर्तमान में भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं तो आप स्टेट को लगाएंगे 28 और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर पूछा जाता है आपका सेंट्रलाइज स्टेट के बारे में तो वो आपके 8 हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। बीच में ये रेशियो 29 का था, 7 का था, फिर बदला, बीच में 28 का था, फिर 9 का हुआ, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 और 8 का ही याद रखें आप, ठीक है। बाकी जब मुझे समय मिलेगा तो मैं इन स्टेटों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में भी चर्चा करूंगा, नियुक्तियों के पॉइंट पे भी। नियुक्तियों का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो हर रोज बदलता रहता है, तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इसके लिए आप लगातार न्यूज़पेपर मैगजीन के माध्यम से अपडेट्स करते रहें। जो नया अपॉइंटमेंट्स होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो चलिए उसमें बात करते हैं। तो 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या किसकी रही तो नई दिल्ली की रही। कभी कभी ये आंकड़े पूछ लिए जाते तो आप आंकड़े को ध्यान रखिएगा 16787941। वैसे आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, केवल नाम ही पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो आपका नई दिल्ली हो जाता है। दिल्ली के बारे से आप भली बात ही अवगत भी होंगे, जो लोग दिल्ली गए होंगे देखा होगा आपने किस तरीके से वहां के पॉपुलेशंस हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं न्यूनतम, क्योंकि जहां पे अधिकतम के बारे में हम बात करते हैं वहां पे न्यूनतम से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो न्यूनतम के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है। वहां की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 473 यानी 64,473 लोग वहां पर निवास करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों राज्यों में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो आप सबको इसके बारे में जानकारी भी होगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, यानी आपका यूपी है। वहां पे संख्या के बारे में बात करें दोस्तों तो 19981231, यानी इसी को हम शॉर्ट में दोस्तों अगर बोले तो लगभग 20 करोड़ लोग वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। संख्याएं तो मैं इसलिए लिख देता हूँ कि हो सकता है आपके एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो 19,98,12,341, इसको याद करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर आप राउंड फिगर में याद करें पेपर में तो राउंड फिगर में आपका जो आएगा वो लगभग 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश की, जो राज्यों में प्रथम स्थान पर आती है। अब इसके बाद भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, यूपी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा स्टेट है तो सेकंड स्टेट पे हम बात करें तो महाराष्ट्र है, जहां की पॉपुलेशन 11.23 करोड़ के आसपास। तो यानी बात करें हम दोस्तों तो लगभग 11.25 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन आपकी बनती है, तो इसे भी ध्यान रखें। फिर आ जाता है बिहार। बिहार की बात करें तो 10.40 करोड़ लोग बिहार में निवास करते हैं, जो तीसरे स्थान पर आता है। और अगर टॉप 3 आपको याद है तो पेपर में इतना टफ नहीं पूछा जाएगा कि आपसे पूरे स्टेट की लिस्ट ही निकाली जाए, और ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि शायद उसका उत्तर देना सबके लिए संभव असंभव जैसा प्रतीत होगा। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप इतना ही याद रखें। उम्मीद है कि यहाँ से आपको टॉप 3 तक ही पूछा जाएगा, तो टॉप 3 में आपके मिल जाएंगे। पहले नंबर पे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बात करें तो महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आपके बिहार है।
न्यूनतम में दोस्तों बात करते हैं, जहां पर अधिकतम की बात आती है वहां पर न्यूनतम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूनतम के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो आपका सिक्किम है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। सिक्किम के रेशियो के बारे में बात करें तो 6,10,577 है, यानी 6,10,577, तो 6,10,577 इस संख्या को याद कर लें, क्योंकि छोटी संख्याएं आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड में आपको ऑप्शन ना देकर टोटल पूरा ही पूरा ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, पूरी संख्या से रिलेटेड चीजों को समझा। अब समझते लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, या जेंडर रेशियो क्या होता है, इसको समझते हैं। यानी प्रति 1,000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, उस रेशियो में जो हमें अनुपात मिलता है उसी को हम लिंगानुपात बोलते हैं या सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत की जनसंख्या जो 2011 के अनुसार रही, जैसा कि आप सबने देखा अभी, पुरुषों की जनसंख्या जो रही 62.31 करोड़, महिलाओं की 58.74 करोड़। तो इसका मतलब क्या है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। तो अब जब छोटे आंकड़े में भी हम बात करेंगे तब भी वहां पे ये चीजें देखने को मिलेगी। यानी प्रति 1,000 पर जब हम तुलना करते हैं तो लिंगानुपात कहलाता है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, तो वहां पे देखिए प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 10,000 पर पुरुषों की महिलाओं की संख्या, या 100 पे पुरुषों की महिलाओं की संख्या। तो दोस्तों 1,000 एक कॉमन नंबर रखा गया है जनसंख्या में लिंगानुपात के लिए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका अगर बनता है तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। तो चलिए प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में बात करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करें दोस्तों तो 943 है। कहीं कहीं किताबों में आपको 940 भी मिलता है, लेकिन विकल्प में ऐसा डिफरेंस नहीं देगा, क्योंकि जो नए आंकड़े संशोधित थे उस आंकड़ों के अनुसार जो है 943 943 है, इसी को आप याद रखें। बाकी अगर ये नहीं मिलता तो भाई 940 को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेकंड ऑप्शन से लेके ही चलना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, जबकि 2001 में अगर हम बात करें तो 933 थी, 933 थी। फिर आ जाते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात से हमारा तात्पर्य है वे सारे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ष में बालक या बालिका आते हैं, उन्हें शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत रखा जाता है, जो काफी भयानक है, जो सोचने के लिए हमें मजबूर करता है और हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और इस सुधार को लेकर सरकार भी हमारी कई योजनाएं चला रहा है, जैसे बेटी अनमोल योजना, कन्या विद्याधन योजना, बेटी बचाओ योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत सारी योजनाएं दोस्तों चल रही हैं। हर स्टेट अपना अलग अलग और सेंट्रल भी अपना अलग अलग चला रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वो रेशियो हमारा 919 मात्र है, यानी 1,000 बालक अगर हम लेते हैं तो बालिकाओं की संख्या आपकी 919 है, जो काफी अंतर डिफरेंस पैदा कर रही है। इसलिए शिशु लिंगानुपात में सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए कड़े प्रावधान भी किए जा रहे हैं कि लगातार जो भ्रूण हत्या जैसी समस्या है उसको रोका जा रहा है। और इसको जागरूक करने के लिए ही सरकार के द्वारा 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को हम बालिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रेशियो आप याद रखिएगा, शिशु लिंगानुपात 919 है। आइए नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात के बारे में। तो पुदुचेरी है, जहाँ पे हम 1,000 पुरुषों की तुलना अगर करते हैं महिलाओं से तो 1,037 महिलाएं होती हैं। जो ये 37 आपकी ज्यादा है, यही आपकी देती है प्राथमिकता की केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, तो पुदुचेरी का 1,037 यानी 1037। नेक्स्ट न्यूनतम दोस्तों हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला प्रदेश दमन एवं दीव है, जहां पर आपका 818 ये आपका रेशियो प्रति 1,000 पुरुषों पर 818 महिलाएं। नेक्स्ट राज्यों में दोस्तों बात करते हैं तो तारीफे काबिल है। मैं एक बार फिर कहूंगा, पढ़े लिखे समाज को अगर हम निर्माण करते हैं तो पढ़े लिखे समाज में ये भेदभाव अंतर कम होता है और एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। और हम सबको पढ़ने का उद्देश्य मेन यही होना चाहिए। ठीक है, जॉब और लक्ष्य को पाना एक अलग की बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान और एक अच्छे आदर्श और एक अच्छी सोसाइटी बनाना पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। केरल फिर से दोबारा लिंगानुपात के बारे में बात करें दोस्तों तो फिर से प्रथम स्थान पर रहा। वहां पर अगर हम बात करते हैं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या तो 1,084 है, जो आपकी 84 ज्यादा है, वही डिनोट करती है सर्वाधिक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। रेशियो पूछ लेता है तो आपका हो जाएगा 1084। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, केरल के बाद अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु आ जाता है
996, और फिर इसके बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश 993। तो ये फर्स्ट नंबर पे आपका केरल, सेकंड नंबर पे आपके तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश आ जाते हैं लिंगानुपात के बारे में। नेक्स्ट न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में दोस्तों बात करें तो हरियाणा हमारा फिर से न्यूनतम लिंगानुपात वाला रहा है। तो इसको दोस्तों आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ की महिलाएं या बालिकाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार होता है या जो भी वहाँ का पैटर्न है वो बहुत खराब है, और लगातार दोबारा ऐसा रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा दर्ज किया गया है, जिसका रेशियो बात करें तो 879 है। तो हमें ये चीज याद रखना होगा, रेशियो भी पूछा जाता है पेपर में। अब दोस्तों आ जाते हैं डेंसिटी यानी जनघनत्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जनघनत्व के बारे में बात करें तो क्या होता है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी जनघनत्व कहलाती है। यानी अगर हम बात करें कोई एरिया ले लेते हैं, एरिया में टोटल लोगों को हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो वहां से जो हमारे पास रेशियो बन जाता है वही क्या कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है या डेंसिटी कहलाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, जनघनत्व के बारे में। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो कहलाती है वो जनघनत्व कहलाती है। आइए 2011 आंकड़ों के अनुसार सारी चीजों को देखते हैं कि क्या रहा भारत में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार 82382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की आपका जनघनत्व रहा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहे, यानी टोटल भारत के एरिया को टोटल भारत की जनसंख्या से हम जब भाग देते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को जो संख्या मिली वो हमारी कितनी मिली, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो पुराने रेशियो के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो 2011 में अगर हम बात करें तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। तो परिवर्तन तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि 2001 में हम बात करें तो 102 करोड़ थे और 2011 में बात करें तो 121 करोड़ थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो नई दिल्ली का आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो एक बार फिर से आप इसको ध्यान रखें, सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो वो हमारी नई दिल्ली रही है। अब न्यूनतम के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा है, जिसमें बात करें रेशियो को तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर निवास करते हैं। अब राज्यों में आ जाते हैं दोस्तों, बात करते हैं तो राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका रहा, तो बिहार का रहा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। ये सारे ही क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एक बार हम जनगणना को पढ़ लेते तो 10 वर्षों तक वो काम आती रहती है और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनघनत्व के बारे में बात करें तो वो बिहार रहा। बिहार का जनघनत्व के रेशियो के बारे में बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार के बाद दोस्तों बात करते हैं हम तो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे 1028 लोग निवास करते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर पे केरल, जहाँ पे 860 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं न्यूनतम राज्यों में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश रहा, जहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में। लिटरेसी परसेंटेज हमारे पास क्या रहा, तो पहले भारत की टोटल देखते हैं, फिर पुरुषों की देखते हैं, फिर महिलाओं की, फिर राज्यों में, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं साक्षरता दर। अगर हम बात करें तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% रही, कहीं कहीं 74.04% भी विकल्पों में देखने को मिलता है। तो कोई बात नहीं, हम राउंड फिगर में 74% को याद रखिए कि भारत की अगर वर्तमान में बात करें लिटरेसी परसेंटेज क्या रहा, तो 74% रहा है। पुरुषों की दोस्तों बात करते हैं तो 80.90 यानी 80.90% रहा है। महिलाओं की बात दोस्तों करते हैं तो 64.60% रहा है। तो ये ध्यान दें, अलग अलग अगर आपसे पूछा जाता है तो ये रेशियो है, कंबाइंड पूछा जाता है तो आपका ये रेशियो है। अब आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा, तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो लक्षद्वीप रहा, 92.28% यानी 92.28% रहा। न्यूनतम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादर एवं नागर हवेली रहा, जहां का परसेंटेज आपका 77.65% रहा।
अब राज्यों में दोस्तों बात कर लेते हैं, तो राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल रहा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पढ़ी लिखी सोसाइटी का एक अपना अलग ही महत्व होता है, और वहां का परसेंटेज जो है 94% आपका साक्षरता है, और ये 100% साक्षर राज्य घोषित भी कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता 100% साक्षर राज्य कौन सा, तो आप केरल को ऑप्शन देंगे। चलिए दोस्तों, लेकिन रेशियो के बारे में बात करें तो 94% लोग साक्षर है। नेक्स्ट केरल के बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आ जाता है मिजोरम, 91.3% लोग साक्षर है। और इसके बाद बात करते हैं तो त्रिपुरा आपका रहा, 88.7% लोग साक्षर रहे। परसेंटेज में देखिएगा दोस्तों, अगर पॉइंटों में कहीं डिफरेंसेस आते हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग किताबों में परसेंटेज अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन माइनर, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत डिफरेंसेस पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि लमसम जनगणना रहती है, एग्जैक्ट नहीं गणना की एग्जैक्ट गणना करना थोड़ा सा आपका असंभव होता है, इसलिए सारे ही आंकड़े लमसम होते हैं, यानी लगभग आबादी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर जो रही है वो बिहार की रही। बिहार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 61.80% लोग वहां पर साक्षर रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का पूरा ही टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जो भारत से रिलेटेड जनगणना के बारे में मैंने चर्चा किया। तो जनगणना में सारी चीजें आपने देखा, संख्या के बारे में देखा, लिंगानुपात के बारे में देखा, जनघनत्व के बारे में देखा, साक्षरता दर के बारे में देखा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा आपका उत्तर प्रदेश जनगणना से रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सभी देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश जनगणना से रिलेटेड होगा। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।